नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए 5th सेमेस्टर पेपर संख्या 2, जिसमें आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेटिव सिस्टम, यानी कि जो भौगोलिक सूचना तंत्र है उसके बारे में जानेंगे और सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग के बारे में जानेंगे बहुत ही बारीकी के साथ, क्योंकि यहां से कुछ छटे हुए क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिछले 3 वर्षों के पेपर्स को मैंने उठा करके देखा, विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो पूछे गए हैं वहां से रिपीटेड क्वेश्चंस या जो कॉमन टॉपिक मिला, उभयनिष्ठ टॉपिक मिला, उसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ में क्वेश्चंस अति लघु उत्तरीय कैसे आएंगे, लघु उत्तरीय कैसे आएंगे और दीर्घ उत्तरीय 10 अति लघु उत्तरीय, 5 लघु उत्तरीय और 5 दीर्घ उत्तरीय, कुल मिलाकर के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। खास करके प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना कैसे है उसके बारे में बहुत ही बारीकी के साथ चर्चा करेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चर्चा करने का प्रयास करते हैं बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। शॉर्ट मॉडल पेपर होगा 2026, 27, 28 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। हिंदी में कहते हैं सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के मूल तत्व। आइए जानने का प्रयास। पेपर नंबर 2 में, पेपर नंबर 1 में आपका पढ़ना पड़ता है रीजनल जियोग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल को मैं चर्चा कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, आप में बीए की 5th सेमेस्टर में यही चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के आते हैं और आपका ये होता है खंड का यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इनके उत्तर को कम से कम आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। यहां पर फिर आप सोच रहे गुरुजी ये आप मिस प्रिंट कर दिए हैं, 150 काहे लिख दिए हैं? बाबू 150 इसलिए लिखा गया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चंस जो है उसमें मैं समझाऊंगा आपको, इसीलिए मैंने बढ़ा दिया है ताकि जब आप वीडियो को देखें तो सारी चीजें तो आपको याद नहीं होंगी, तो सारी चीज दिमाग में रुकेंगी भी नहीं, तो जो कुछ भी रुकी रह सके उनमें से भी 50% आप मतलब 50 क्वेश्चन 50 शब्द आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाना है। तो यानी एक विस्तार से पूरा टॉपिक क्लियर करने का प्रयास, पूरी अवधारणा को समझाने का प्रयास, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। अब आप ये सोचे गुरुजी की चैप्टर ये नहीं, चैप्टर वो, चैप्टर भूल जाइए कि क्या चैप्टर है क्या नहीं है। आप इसको 2-3 प्रैक्टिस सेट अगर देख लेते हैं इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। वैसे मैं इसी में इतना बता दूंगा कि इससे बाहर आपका कुछ नहीं फंसने वाला है, ठीक है। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं देता रहता हूँ, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें वीडियो को। चले, लाइक आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा क्योंकि लाइक आप खुद ही कर दोगे अभी वीडियो देखने के बाद में। अगर आप वास्तव में पढ़ाई लिखाई संबंधित हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, तो आप लाइक खुद कर देंगे, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। पहला प्रश्न, सुदूर संवेदन की परिभाषा और इसके 2 मुख्य अनुप्रयोग। अनुप्रयोग माने होता है उपयोग, इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं, किन क्षेत्रों में करते हैं, क्या उपयोग है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा समझे तो और 2 उपयोग समझेंगे। तो सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग कहते हैं अंग्रेजी में। जैसे रिमोट आप समझते हैं क्या होता है, जैसे ये रिमोट है भैया एसी का, ये रिमोट है इस टीवी का, ठीक है। ये रिमोट है डिजिटल बोर्ड का। देखिए डिजिटल बोर्ड जो ये आपको दिख रहा है ये मैनेज होता है इस रिमोट से, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर इस टीवी में हम जो है HDMI का केबल लगा करके इसको हम टीवी बना देते हैं, इसको बड़ी सी टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पे आप देखते हैं हॉटस्टार से लेकर के दुनिया भर के एप्लीकेशन, जो जियो सिनेमा से लेकर के सब कुछ आते हैं, सब कुछ आ जाएंगे और वो सब इससे हैंडल होता है। अब इसको हम, जैसे ये रिमोट है, पहले रिमोट आता था कि हम ऐसे बटन दाबते थे और जैसे मान लेते यहाँ पर ये टीवी है, CD है, यहाँ पर जाकर के एकदम से यहाँ पर हमको दाबना पड़ता था। आज क्या है, आज इसी रिमोट को हम इस टीवी पे ऐसे नहीं करके हम दाबते हैं, हम उधर बैठे हुए हैं और आपके फोन की तरफ ऐसे अगर हम दाब देते कोई बटन तो इतना ज्यादा कैचिंग पावर है इसकी। ये रिमोट, यही रिमोट है। सेंसिंग माने का होता है संवेदक, यानी संवेदना यहाँ से यहाँ तक कैसे जाती है, इस रिमोट से टीवी तक कैसे जाती है, क्योंकि यही होता है रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो हम कहीं पर भी दाब देते हैं 1-2 मीटर 10 मीटर की रेंज में, तो वहां से ये मैनेज होने लगता है, ठीक है। इसी को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह यहाँ से जाकर के ऊपर बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि समताप मंडल से भी ऊपर वहां पर जाकर के रुक जाते हैं, समताप मंडल में, आयन मंडल में जाकर के आयन मंडल में उपग्रह अपने रुक जाते हैं। तो उपग्रहों को यहीं से मैनेज किया जाता है। तो ये सब क्या है, रिमोट सेंसिंग है। एक सेंसर के माध्यम से चीजें आती हैं, सूचना आती है। एक ऐसे सेंसर आप देखते हैं गाड़ी में लगा होता है सेंसर,
आगे कुछ चीजें बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, आगे कुछ आता है तो अपने आप ब्रेक लग जाती है, रुक जाती है गाड़ियां, सब रिमोट सेंसिंग के आधार पर चीजें होती हैं। आपका मोबाइल फोन यहां तक कि यहीं पर एक सेंसर लगा होता है, ठीक है, वही सेंसर होता है संवेदक। वो क्या करता है, जैसे आप फोन उठाए, ऐसे मिलाया फोन, ठीक है, ऐसे किया, जैसे कनमक लगा ले जाते हैं तैसे यहाँ पर जो ये बटनियां होती है गोल गोल, तुरंत जो है क्या होती है, मतलब बटन नहीं होती, थोड़ा सा ऐसे उस पर सेंसर टाइप का लगा होता है। जैसे यहाँ पर कान पर ले आते तैसे आपकी स्क्रीन लाइट जो यहाँ पर जल रही होती है, वो लाइट आप जलना भूल जाते तो आप ऑटोमेटिक वो लाइट बंद हो जाती है। तो ये सब बेटा क्या है, ये सब रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इसका जियोग्राफी में क्या उपयोग है, इसी चीज को हमको समझना है, ठीक है। सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी वस्तु, किसी क्षेत्र या किसी घटना, किसी वस्तु, किसी क्षेत्र या किसी घटना की जानकारी बिना उसके भौतिक संपर्क में आए, यानी हमको कोई घटना की जानकारी प्राप्त करनी है और हम वहां पर नहीं जाना चाहते हैं। भौतिक संपर्क माने होता है कि हम वहां पर नहीं जाना चाहते या नहीं गए हैं, तो बिना वहां पर गए हम उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। कैसे, जैसे यह रिमोट है बेटा, एसी में बटन लगी हुई है, एसी छोड़ दीजिए, जैसे ये रिमोट है आपका डिजिटल बोर्ड का, अभी हमको एक बटन यहाँ पर दाबना पड़े, यहाँ पर होम लिखा हुआ है बाबू, यही होम। अब मैं यहाँ पर जाकर के वहां पर दाबूंगा बटन, अगर रिमोट वहां पर जो टीवी में नीचे नीचे भी बटन लगी है, तो मैं लेटा हूं और रजाई में इतनी ठंडी है, अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं यहां तक उठ करके जाऊं, हमने रिमोट निकाला और होम वाली बटन उठा करके कच्च से दबा दिया और तुरंत जो है टीवी हमारी होम पर आ गई, यानी कि टीवी बंद हो गई, चल रही थी। तो ये क्या है, रिमोट सेंसिंग का फायदा है कि आप रजाई में लेटे लेटे ही अपना टीवी बंद कर दिया, आपको उठना नहीं पड़ा। ये क्या है, रिमोट सेंसिंग ही है, समझ रहे हैं, यानी बिना हमको यहां तक आए हमारा काम हो गया। यही होता है रिमोट सेंसिंग कि बिना भौतिक संपर्क के हम किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी स्थान के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि वस्तु, क्षेत्र और किसी घटना के बारे में, कहीं पर आग लगी है उसका पूरा हमको जानकारी प्राप्त करी तो ऐसे हमको मिल जाती है, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे। यह प्रक्रिया वस्तु से उत्सर्जित या परावर्तित होने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को संवेदकों, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो रिसोर्स होता है या ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है, उसको संवेदकों यानी कि सेंसर्स जो होते हैं उनकी मदद से अभिलेखित करने पर आधारित होता है, जो प्रायः उपग्रहों, उपग्रह माने होता है सैटेलाइट या विमानों, जो विमान वगैरह होते हैं उन पर लगे होते हैं, विमानों पर लगे होते हैं, उपग्रहों पर, कि कौन सा विमान किस दिशा में जा रहा है, तो ये सब चीजें वहां पर लगाई जाती है सेंसर, ताकि जानकारी यहां से मिलती रहे। यह एक अप्रत्यक्ष अवलोकन विधि होती है, यानी जहां पर आप प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष माने जहां कहीं पर वहां पर जाना नहीं पड़ेगा, अप्रत्यक्ष अवलोकन माने होता देखना, कहीं वहां जहां पर घटना हो रही, जहां पर चीजें हैं वहां पर आपको ना जाना पड़े, फिर भी अवलोकन कर ले। अवलोकन माने देखने की, अप्रत्यक्ष, आ माने होता है वहां पर नहीं जाना, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष रूप से वहां पर ना जा करके अवलोकन कर ले यानी देख ले, ऐसी विधि होती है रिमोट सेंसिंग। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब आप खुद ही सोचो कि लाइक करने योग्य मेरा कंटेंट है कि नहीं है, सब्सक्राइब करने वाला चैनल है कि नहीं है, आप खुद ही सोचो। चलिए, रिमोट सेंसिंग जैसे कठिन से कठिन टॉपिक को जो टीचर होते हैं उसको पढ़ाने से डरते हैं, लेकिन शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ऐसे कठिन टॉपिक को सरल भाषा में समझाने का भरसक प्रयास किया जाता है। ऐसे कोई भी टॉपिक हो, आपका बीए से संबंधित सबसे बेस्ट चैनल आपके पूरे यूट्यूब पर शुक्ला स्टडी पॉइंट है। परीक्षा के अंतिम दिनों में शुक्ला स्टडी पॉइंट ने हमेशा महारत हासिल की है, हमेशा से आपकी परीक्षा में उच्च अंक दिलवाने में एक कदम आगे, सभी से आगे चल करके आया है, चाहे वो बिहार के बच्चे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, झारखंड के हो या फिर अन्य कहीं के हो। आगे देखेंगे दो मुख्य अनुप्रयोग इसके। देखिए, भूमि आवरण मानचित्रण यानी लैंड कवर मैपिंग। पहला उपयोग क्या होता है, लैंड कवर मैपिंग, जैसे कि जंगलों में या कृषि भूमि में या जल निकायों जैसे क्षेत्रों का मानचित्रण और निगरानी करने के लिए हम क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से एक वास्तविक फोटो खींच लेते हैं। वास्तविक फोटो मतलब होता है कि एक ड्रोन, एक कैमरा उड़ा देते हैं और वो पूरे जंगल पर निगरानी रखता है, ठीक है, समझ रहे। अभी ड्रोन वाला एक किस्सा आपने देखा होगा कि ड्रोन चोर चल रहे थे, तो ड्रोन वाला जो चोर चल रहा था इस समय, कुछ लोग कहते थे कि भाई सर्वे हो रहा है, कुछ लोग कहते थे कि ड्रोन चोर चल रहा है, बड़ी हल्ला थी। अब चोर और सब समाप्त हो गए हैं, आप देखते हैं चोर वाला का सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन एक समय था
दुर्गा पूजा से पहले, नवरात्रि से पहले इतना ज्यादा चोर उधराए हुए थे जिसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे चोरी हो गई, वहां पे चोरी हो गई, ठीक है। क्या होता था क्या नहीं होता था भगवान जाने, लेकिन सभी लोग रात रात जगते थे। यहाँ तक कि मैं भी अपने गांव में जगा हुआ 1-2 दिन, ठीक है। फिर मुझे जब 1-2 दिन कोई चोर और नहीं मिला, फिर मैं सो जाता था। लेकिन जो है कई बच्चे हमसे बताते रहते थे, गुरुजी हमारे गांव में चोर आया है, व्हाट्सएप पे एसएमएस करते थे, जो जुड़े हैं बच्चे जो पढ़ते हैं। तो कई सारी चीजें हैं। तो भूमि आवरण मानचित्रण करने के लिए, लैंड कवर मैपिंग, यानी कि पूरी भूमि पर इसे कितने एरिया तक जो है उनको जानकारी चाहिए, तो वहां पर एक कैमरा फिट हो जाता है और वो पूरे एरिया की निगरानी रखता रहता है। और वहां से कैमरा सेंसर के माध्यम से यहाँ पर लैपटॉप पे बैठ करके आप कहीं पर एक कमरे में वहां की पूरी चीजों को देख सकते हैं, और वहां पर कोई गतिविधि होती तो उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। जैसे एक रोड पर कैमरा लगा रहता है और वही कैमरे से आप देखते हैं पूरे रोड की एक प्रकार से जानकारी मिलती रहती है, और कोई व्यक्ति जो लैपटॉप लेकर के कहीं अलग बैठा होता है वहां पर सीडी चलती रहती है। ऐसे स्कूल विद्यालयों में आप जो है कैमरे लगे हुए होते हैं, सीसीटीवी, और यहाँ से बढ़ के कहाँ पर उसका जो है पूरा वीडियोस देख सकते हैं। तो ये सब चीजें होते हैं। जैसे जंगलों में आग लग गई या जंगलों की निगरानी रखनी, जंगल की कटाई बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसके लिए कृषि भूमि के लिए या जल निकाय कहाँ पर है उनके बारे में जानकारी लेने के लिए किया जा सकता है। दूसरा उपयोग आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि कहीं पर बाढ़ आ गई तो बाढ़ एरिया में कितने एरिया तक बाढ़ आई है, कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कितने लोगों का घर बेघर हुआ है, सब जानकारी मिल जाती है इससे। सूखा या जंगल की आग जैसी, मतलब कहीं पर सूखा पड़ा तो उसकी भी जानकारी। जंगल में चूंकि आग लगती है तो जंगल में आग लगी है, कितने दूर तक लगी, इसको हम नीचे से देखेंगे तो नहीं पता चल पाएंगे, तो इसको हम 3D में लेते हैं, यानी कि इधर से और ऊपर से जाकर के हम एक हेलीकॉप्टर से ड्रोन के माध्यम से फोटो लेते हैं। तो ड्रोन के माध्यम से हमको पता चल जाता है कितने एरिया में हमारी जंगल में आग लगी हुई है, और उसके हिसाब से हम अपना दमकल वगैरह सेट करके या हेलीकॉप्टर वगैरह से जल वृष्टि करके या तमाम प्रकार की चीजें करके हम जो है उसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों का त्वरित आकलन, त्वरित माने होता है बहुत जल्दी, त्वरित माने क्या होता है जल्दी, त्वरित को अंग्रेजी में एक्सीलेटर कहते हैं, ठीक है। एक्सीलेटर आप मोटरसाइकिल में देखते होंगे, जैसे जितना होगा उतना भागती है मोटरसाइकिल, तो त्वरण होता है बहुत तीव्र गति से, ठीक है। तो त्वरित आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग का बहुत उपयोग होता है। ये आप रिमोट सेंसिंग के बारे में एक बेसिक जानकारी जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलें दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू। दूसरा प्रश्न, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य, विजिबल और अवरक्त यानी कि इनफ्रेड क्षेत्रों का महत्व बताइए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य यानी विजिबल और अवरक्त क्षेत्रों का महत्व बताइए। देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम सुदूर संवेदन का आधार है। इसमें दृश्य और अवरक्त क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। दृश्य क्षेत्र यानी विजिबल रीजन की बात की जाए तो इसकी तरंग दैर्ध्य लगभग 0.4 से 0.7 माइक्रोन या माइक्रोमीटर कह सकते हैं। इसको यू माने होता है माइक्रो, यम माने होता है मीटर। तो ये दृश्य क्षेत्र की बात की तो इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की वो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होती है। यह वह क्षेत्र होता है जिसे मानव आंख से, मतलब मानव आंख देख सकती है। जैसे नीला, हरा और लाल, इन तरंग दैर्ध्य को मनुष्य देख सकती है, मनुष्य की आंखें देख सकती हैं। इसका उपयोग सामान्य रंगीन होता है, ठीक है। क्या होता है दृश्य क्षेत्र होता है, इसका क्षेत्र कैसा होता है, सामान्य रंगीन तस्वीरें लेने और बादलों या धुंध की पहचान करने के लिए होता है, जिसको मनुष्य देख सकता है। और दूसरे होते हैं ऐसे क्षेत्र जो अवरक्त होते हैं। अवरक्त क्षेत्र माने होता है इंफ्रारेड रीजन। यह दृश्य क्षेत्र से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला होता है। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें दो मुख्य भाग होते हैं। एक निकट अवरक्त होता है यानी नियर इन्फ्रारेड या NIR जिसको कहते हैं, और एक होता है तापीय अवरक्त, ठीक है। क्षेत्र 0.7 से लेकर के 1.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, यहां तक की तरंग दैर्ध्य वाला होता है ये, ठीक है। वनस्पति स्वास्थ्य के आकलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ये, क्योंकि स्वस्थ वनस्पति इस ऊर्जा को दृढ़ता से परावर्तित करती है। तापीय अवरक्त जो होता है, इसकी अगर बात करें तो तापीय अवरक्त का उपयोग उष्मा और तापमान के अध्ययन के लिए होता है। जैसे शहरी उष्मा दीप का अध्ययन करना हुआ तो हम तापीय अवरक्त के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमको वनस्पति की ऊर्जा के बारे में, वनस्पतियों को बढ़ने उसके लिए तापीय अवरक्त की बात करनी पड़ती है। सॉरी, तापीय अवरक्त बोल रहा हूं। उसके लिए हमको किसकी बात करनी पड़ती है, इसकी अवरक्त क्षेत्र में खास करके आपका निकट अवरक्त की बात करनी पड़ती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। तीसरा प्रश्न है GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को
GIS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी परिभाषा दीजिए और इसके दो मुख्य कार्य बताइए। GIS के क्या कार्य है, परिभाषा दीजिए और कार्य बताइए। देखिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में भौगोलिक सूचना प्रणाली कहा जाता है इसी को। एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है, यानी कि एक कंप्यूटर पर बेस्ड एक ऐसे सिस्टम है ये, जो क्या करता है, स्थानिक डेटा, स्थानिक डेटा माने होता है स्पेशल डाटा जो होता है उसको इकट्ठा करने में मदद करता है, साथ ही साथ में डेटा को प्रबंधित भी करता है, उसको मैनेज करता है, ठीक है। इसके अलावा उसका एनालिसिस करता है, डाटा का, यानी डाटा का क्या करता है, विश्लेषण भी करता है, कौन, GIS, और प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाती है। प्रदर्शित माने डाटा को कहीं पर आपको दिखाना हुआ त्रिविमीय फॉर्मेट में या फिर एक डिजिटल बोर्ड में प्रस्तुत करना हुआ डेटा को, तो वो प्रस्तुत भी करने में GIS का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से GIS है। GIS भौगोलिक विशेषताओं को उनके स्थान यानी अक्षांश, देशांतर और संबंधित गुणात्मक जानकारी जैसे कि उसका नाम, जनसंख्या दोनों के साथ जोड़ता है। यह जटिल भौगोलिक समस्याओं को समझने और निर्णय लेने में सहायक होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमको रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कोई जानकारी प्राप्त हुई, उस जानकारी को हमने किस तरीके से इकट्ठा करनी होती है। जानकारी को इकट्ठा करना, तो रिमोट सेंसिंग क्या करता है, जानकारी देता है, उस जानकारी को इकट्ठा करना, उस जानकारी का विश्लेषण करना, उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में तमाम प्रकार के उस अवलोकन करना। जैसे बाढ़ आई, बाढ़ आने की जानकारी हमको संवेदना यानी कि रिमोट सेंसिंग देगा। अब बाढ़ पर निगरानी भी रिमोट सेंसिंग रखेगा, लेकिन बाढ़ से जुड़े हुए पहलुओं पर अध्ययन करेगा ताकि भविष्य में अगर बाढ़ आती है तो उसको लेकर के हम प्रिपेयर हो सके। वो काम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है कि हमको वहां से बाढ़ क्यों आती है, कैसे आती है, कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ, कितना नहीं प्रभावित हुआ, और किस तरीके से उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है, किस तरीके से कितना क्षेत्र प्रभावित है, उसके लिए कैसे कैसे चीजें की जा सकती हैं। ये सब डाटा का एनालिसिस करने के बाद में हमको रिमोट सेंसिंग के द्वारा पता चल जाता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, रिमोट मतलब किसका, GIS का मुख्य काम होता है स्थानिक डेटा प्रबंधन, यानी स्पेशल डेटा मैनेजमेंट करता है। बड़े पैमाने पर भौगोलिक डेटा को व्यवस्थित तरीके से स्टोर करता है, इकट्ठा रखता है और अद्यतन करता है। अद्यतन माने धीरे धीरे करके उसको विश्लेषित करता है और आगे बढ़ाता रहता है। अगला होता है मॉडलिंग और विश्लेषण करना, मॉडलिंग एंड एनालिसिस करता है डाटा का। विभिन्न डेटा परतों को मिला करके स्थानिक पैटर्न जो होता है उसके बारे में, संबंध क्या होता है उन डाटा का, और उसके समस्याएं जो उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि सबसे छोटे मार्ग का पता लगाना, इन सभी का विश्लेषण करता है। तो कुल मिलाकर के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, समस्याओं के समाधान करने में एक उपयोगी रणनीति है, उपयोगी तकनीकी है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से चौथा नंबर प्रश्न, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न भैया, स्थानिक संकल्प स्पेशल रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं, स्थानिक संकल्प स्पेशल रेजोल्यूशन, जैसे कहते हैं रेजोल्यूशन, कहते हैं कि इतना HD का कैमरा है, इतना जो है रेजोल्यूशन का कैमरा है इतना, ठीक है, तो वही रेजोल्यूशन है। और वर्णक्रमीय संकल्प, वर्णक्रमीय यानी स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, दोनों में क्या अंतर, अंग्रेजी में समझे। स्पेशल रेजोल्यूशन एंड स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताएं। देखिए, संकल्प यानी कि रेजोल्यूशन की अगर बात की जाए, ये क्या होता है, पहले इसको समझे, फिर उसके बाद में स्पेशल और स्पेक्ट्रल के बारे में चर्चा करेंगे। संकल्प जो होता है बेटा, सुदूर संवेदन में डेटा की जो क्वालिटी होती है उसको परिभाषित करता है, यानी कि जो जानकारी है, डेटा है, उसकी क्या क्वालिटी है, इसको कौन दिखाता है, इसको दिखाता है आपका रेजोल्यूशन, यानी संकल्प यही बताता है कि सुदूर संवेदन जो होता है, रिमोट सेंसिंग जो होता है बेटा, उसमें डेटा की गुणवत्ता कैसी है, डेटा की गुणवत्ता क्या है, उसके बारे में बताता है। तो ये हो गया आपका जो है रेजोल्यूशन, उसकी क्वालिटी, डेटा की क्वालिटी को बताता है कि क्या क्वालिटी है उसकी, ठीक है। आप समझते हैं कि स्पेक्ट्रल मतलब की जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो क्या है और स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन दोनों। सबसे पहले है स्थानिक संकल्प क्या होता है, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। देखिए, स्पेशल रेजोल्यूशन की अगर बात की जाए तो यह पृथ्वी की सतह पर वह सबसे छोटा विवरण या क्षेत्र होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसे एक सेंसर अलग से पहचान कर सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है, यानी कि उसकी पहचान कर सकता है एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा छोटा विवरण क्षेत्र जिसको एक क्या कर सकता है, सेंसर अलग से पहचान सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है। इसे मीटर या फीट में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे 10 मीटर स्थानिक संकल्प का मतलब है कि सेंसर 10 × 10 मीटर से बड़े क्षेत्र को अलग अलग दिखा सकता है। यह मानचित्र की बारीकी को निर्धारित करता है। तो बारीकी से समझने के लिए किसी चित्र को आप देखते हैं इस प्रकार के रेजोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। अब दूसरा होता है आपका वर्णक्रमीय संकल्प। ये क्या होता है इसको समझें। वर्णक्रमीय संकल्प, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, यह सेंसर के द्वारा रिकॉर्ड किए जाने वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बैंडों की संख्या, यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के जो बैंड होते हैं, तमाम प्रकार के जो बंडल होते हैं, उन बैंडों की संख्या और उनकी चौड़ाई को संदर्भित करता है। उच्च वर्णक्रमीय संकल्प, अधिक संकीर्ण बैंड वाला सेंसर किसी वस्तु की वर्णक्रमीय हस्ताक्षर, यानी कि जो सिग्नेचर होता है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, उसको अधिक बारीकी से पहचान कर सकता है। तो इस तरीके से आपका ये होगा वर्णक्रमीय संकल्प। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे बड़ा जबरदस्त है। प्रश्न 5वां, रास्टर और वेक्टर डेटा मॉडल का एक उदाहरण दीजिए। रास्टर क्या है और वेक्टर क्या है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए, जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्थानिक डेटा का प्रतिनिधित्व दो प्राथमिक मॉडलों में किया जाता है, और वो दो प्राथमिक मॉडल जिसमें डेटा का प्रतिनिधित्व जो करते हैं, ऐसे दो मॉडल के बारे में अगर बताएं तो पहला होता है रास्टर डेटा मॉडल और दूसरा होता है अगला आपका कौन सा जो है वेक्टर। तो रास्टर और वेक्टर दो प्रकार के मॉडल होते हैं जो करते क्या है, स्थानिक डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। यह पृथ्वी की सतह को नियमित समान आकार के ग्रिड या सेल यानी पिक्सल की एक सारणी के रूप में दर्शाते हैं। प्रत्येक सेल का एक संख्यात्मक मान होता है जो उस स्थान की विशेषता जैसे ऊंचाई, तापमान, इन सभी को बताता है। तो यानी कि ये एक जैसे ग्रिड और सेल यानी पिक्सल, ग्रिड एंड पिक्सल की एक सारणी के रूप में इसको दिखाने का काम रास्टर डेटा मॉडल जो होता है, डेटा को प्रस्तुत करने का एक मॉडल है, डेटा को प्रस्तुत करता है, डेटा को अच्छे तरीके से दिखाता है। तो रास्टर डेटा मॉडल जो होता है वो ग्रिड और पिक्सल की सारणी के रूप में दर्शाता है डेटा को। ठीक है। जब उदाहरण के रूप में अगर देखें, इसका उदाहरण एक समझें, समझ में आ जाएगा। उदाहरण जैसे ये है कि उपग्रह की तस्वीर, सैटेलाइट इमेज, जैसे हमने कोई ऊपर से एक तस्वीर खींची, वायविक फोटो खींची, ठीक है, वायु में यानी कि ड्रोन कैमरा से फोटो खींची, या एक जो है वहां से पृथ्वी की फोटो कहां से मिलती है हमको, पृथ्वी नीली दिखती कहां से, चूंकि जब हमारे अंतरिक्ष में जो वो है क्या नाम है, कैमरे लगे हुए हैं बड़े बड़े, तो कैमरे फोटो खींचते हैं। जैसे आप देखते हैं जीपीएस जो होता है, जीपीएस के माध्यम से हम लोग मैप देखते तो उसमें पृथ्वी की फोटो भी आ जाती है। यह एक डिजिटल ऊंचाई मॉडल यानी डिजिटल एलिवेशन मॉडल डीईएम होता है, यानी कि बेसिकली उपग्रह की तस्वीर लेना हुआ या एक डिजिटल ऊंचाई मॉडल, ये होता है आपका बेसिकली कौन सा, ये रास्टर मॉडल हो गया। अगला आपका मॉडल है वेक्टर डेटा मॉडल। वेक्टर डेटा मॉडल की अगर बात करें तो यह पृथ्वी की सतह की विशेषताओं को बिंदुओं यानी पॉइंट्स के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम, उसमें पिक्सल मतलब उसमें पिक्सल्स के माध्यम से, ग्रिड के माध्यम से डेटा को बांटा जाता था रास्टर मॉडल में। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें पॉइंट्स के माध्यम से यानी बिंदुओं के माध्यम से डेटा को, उसकी विशेषताओं को रेखाओं के माध्यम से, और बहुभुजों यानी कि पॉलीगन्स के माध्यम से, बहुभुज के माध्यम से, ऐसे तमाम प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से डेटा को दर्शाने का काम जो वेक्टर मॉडल है उसमें किया जाता है, जिन्हें हम बेसिकली एक्स वाई निर्देशांकों के एक सेट के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, यह किया जाता है। उदाहरण के रूप में शहर में नलकूपों का स्थान बिंदु, राष्ट्रीय राजमार्ग रेखा या किसी राज्य की प्रशासनिक सीमा यानी बहुभुज होता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं अगला छठा प्रश्न। समझने से पहले अगर आपको पता चाहिए कि ये पीडीएफ आपको प्राप्त करना है, ऐसे ही तमाम पीडीएफ आपको इसका सारे यूनिट का पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 के आप 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस करेंगे, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है इसी पर, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख दीजिएगा। मान लेते हैं 5th सेमेस्टर में तो लिख करके भेज दीजिएगा, गुरुजी हम 5th सेमेस्टर में है, हमारा नाम ये है। जैसे मान लेते हैं आपका नाम कोई भी नाम है तो अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है उस सेमेस्टर का नाम लिख करके भेजेंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर। ठीक है, जैसे इतना भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ठीक, कितने रुपए बेटा, 100 रुपए फीस जमा करनी है। इसी 100 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा, इसी 100 रुपए में आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, प्लस में वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है, मॉडल पेपर मिलेगा, परीक्षा की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट तैयारी क्रैश कोर्स पूरा आपको मिल जाएगा, जिसमें आपकी परीक्षा बहुत ही आपको बारीकी के साथ समझ में आ जाएगा। जिसमें आपके ज्योग्राफी के 2 पेपर, जैसे ज्योग्राफी के साथ आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट आपका है,
तो उन सभी की तैयारी भी हो जाएगी। यानी कि सब्जेक्ट्स नेम यहाँ पर जो जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके मान लेते हैं 2 मेजर सब्जेक्ट ही होंगे और एक आपका को करिकुलर होगा। 2 सब्जेक्ट के इसके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के आपके सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट के 4 पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 पेपर जो हो जाएंगे बेटा ये, और एक पेपर आपका हो जाएगा को करिकुलर का, एक ही पेपर होगा और ये पेपर एमसीक्यूज होगा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इन 100 क्वेश्चंस की तैयारी आपकी जो है इसमें कई सारे प्रैक्टिस सेट होंगे, इसमें एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की वो सब आपको मिल जाएंगे और पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में। कुछ बच्चों के लिए ऑफर ये है जो बच्चे हमारे पुराने हैं और हमसे चाहते हैं कि गुरुजी हम 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर एक साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं, पूरा हम बीए कंप्लीट ही करना चाहते हैं, तो हम कितना पैसा पे कर दें कि हमको 5th और 6th का पूरा कंप्लीट मिल जाए। तो अगर 5th और 6th का एक साथ आप जोड़ना चाहते हैं तो आप मात्र और मात्र 150 रुपए फीस जमा कर दीजिएगा, आपका पूरा बीए कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 5वां सेमेस्टर और 6वां सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर की फीस मात्र 150 रुपए है, वो भी आपके लिए केवल रखी गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें 5th 6th सेमेस्टर की आपकी क्लासेस वगैरह भी आपको मिल जाएंगी 6 महीने 7 महीने 10 महीने, जब तक आपका पेपर नहीं समाप्त होता 6th सेमेस्टर का तब तक आपकी वहां पर पढ़ाई होती रहेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका ये है कि 150 वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर 5वें सेमेस्टर का आपको मिल ही जाएगा। 5वें सेमेस्टर की फीस कितनी है, 100 रुपए है। फिर आप 6th सेमेस्टर की कोर्स लेंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, फिर 100 रुपए, 200 रुपए आपके लग जाते। तो ये 200 रुपए नहीं लगेंगे अगर आप इसी समय जुड़ जाते हैं, 150 रुपए देकर के फीस ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको मात्र और मात्र 150 रुपए में 5वां सेमेस्टर और 6वां सेमेस्टर दोनों का मिल जाएगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो तुरंत इसमें के लिए जुड़ जाए, ठीक है। चलिए, इसमें सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा और ध्यान रखेंगे सभी विश्वविद्यालयों का, जैसे जियोग्राफी में सभी विश्वविद्यालय, डीडीयू हो गया, ठीक है। इसके अलावा मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजीपीआरयू बरेली, रोहिलखंड विश्वविद्यालय, महापाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा आपका राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका एक नया बना है, आपका मां पाटेश्वरी नया बना है और मां बिंध्यवासिनी नया बना है जबलपुर साइड में, तो उन सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसके अलावा छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, ठीक है। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय इलाहाबाद, तमाम सारे विश्वविद्यालयों की तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाती है, सारे सिलेबस सेम ही रखे गए। चले, छठा क्वेश्चन आप देखेंगे। चलिए, प्रश्न आ चुका भैया, सक्रिय संवेदकों यानी कि एक्टिव सेंसर के 2 लाभ लिखिए। एक्टिव सेंसर के 2 लाभ बताए भैया, यानी एक्टिव जो सेंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए उत्तर लिखेंगे, सक्रिय संवेदक जैसे कि रडार और लिडार, रडार जो होते हैं और लिडार वे होते हैं, ये सब सक्रिय संवेदक कहते हैं। एक्टिव सेंसर होते हैं जो रडार और लिडार होते हैं, तुरंत बता देते हैं कि भाई क्या होने वाला है। तो ये जो लक्ष्य को प्रदीप्त करने के लिए अपनी स्वयं की ऊर्जा यानी कि माइक्रोवेव या लेजर प्लस का उत्सर्जन करते हैं और फिर वापस लौटने वाली ऊर्जा को मापते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके जो है आपके रडार और लिडार। आप जानते हो कि रडार के बारे में तो सुना ही होगा, तो वही रडार है। मौसम से स्वतंत्रता, सक्रिय संवेदक अपने माइक्रोवेव सिग्नल को बादलों और धुंध के माध्यम से भेज सकते हैं, जिससे वे किसी भी मौसम की स्थिति में और दिन या रात दोनों समय डेटा एकत्र करने में सक्षम होते हैं। यानी कि वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे पानी बरस रहा हो चाहे पत्थर पड़ रहा हो, लेकिन रडार और लिडार जो होते हैं एक्टिव सेंसर है, वो हमेशा काम करते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं, ठीक है। एक्टिव सेंसर में क्या है, जैसे रडार और लिडार हो गया। त्रिविमी यानी कि 3D 3 डायमेंशनल डेटा अधिग्रहण, यानी कि तीनों तरफ से डेटा देते हैं, यानी ये 3 बीमा होती। रडार और लिडार का उपयोग पृथ्वी की सतह की सटीक ऊंचाई यानी एलिवेशन यानी जानकारी डिजिटल एलिवेशन मॉडल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो निष्क्रिय संवेदकों के लिए संभव नहीं है। निष्क्रिय संवेदक जो होते हैं उतने ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं, जितने ज्यादा प्रभावी जो होते हैं ये होते हैं खास करके एक्टिव जो सेंसर होते हैं, ठीक है। आगे देखें, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 7वां प्रश्न है, जीपीएस और जीआईएस के बीच मुख्य संबंध क्या होता है। जीपीएस की बात की जाए तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस लगा करके ही हम मैप वगैरह जो देखते हैं, कहीं पर जाना हो तो जीपीएस के माध्यम से ही हम
जो है अपना जाते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। जबकि GIS जो होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है, जो जानकारी प्राप्त करवाता है, जानकारी को इकट्ठा करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। स्थानिक प्रौद्योगिकी के दो पूरक उपकरण है जो स्थानिक प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है। GPS एक डेटा संग्रह उपकरण होता है, या किसी भी बिंदु के सटीक स्थानिक निर्देशांक जैसे XYZ इन सभी को निर्धारित करता है कि GPS कोई स्थान कहाँ पर है, उसका अच्छा देशांतर पूरा डिसाइड करता है कि ये स्थान यहीं पर है, इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो GPS से पूरा स्थानिक पोजीशन बताता है, कौन सी चीज कहाँ पर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, ठीक है। जबकि जो GIS होता है उसकी अगर बात करें तो GIS एक डेटा विश्लेषण यानी डेटा का एनालिसिस करना हुआ, उसको मैनेजमेंट करना हुआ, यानी एक ऐसा उपकरण है जो डेटा का विश्लेषण करता है और डेटा को मैनेज करता है, डेटा का प्रबंधन करता है, उसको GIS कहते हैं। तो GIS डेटा का प्रबंधन और मैनेजमेंट करता है, यानी कि उसका एनालिसिस करता है, विश्लेषण और प्रबंधन करता है। जबकि जो GPS होता है ये पोजिशनिंग बताता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उसका नाम है। वो किसी भी स्थान का XYZ कोई भी स्थान हो उसकी पोजीशन को बताता है कि कौन सा स्थान किस जगह पर है, किस मुद्दे पर है और किस तरीके से वहां पर जाया जा सकता है। यह GPS द्वारा एकत्र किए गए सटीक स्थानिक डेटा को लेता है, यानी GPS के द्वारा जो डेटा हमको मिलता है उसको ये ग्रहण करता है और इसे अन्य भौगोलिक परतों के साथ मिला करके विश्लेषण करता है। जैसे GPS से जानकारी ली और उस जानकारी को इसने एनालिसिस किया, मैनेज किया, प्रबंधन किया और आपको बताया कि फला फले रास्ते से आप जाएंगे तो यहाँ पर इस स्थान में पहुंचेंगे। तो ठीक है, ये करता है, मानचित्र बनाता है और समस्याएं हल करता है कि आपको GPS कोई स्थान, जैसे कोई स्थान यहाँ पर है, अब यहाँ पर स्थान है, इसको बताएगा आपका GPS, लेकिन यहाँ पर जो GIS होता है वो जानकारी इससे ले लिया कि यहाँ पर यह स्थान है, तो ये देखेगा कि किस किस रास्ते से यहाँ पर जाया जा सकता है, इस रास्ते से, इस रास्ते से, इस रास्ते से यहाँ पर जाकर के यहाँ पर मिल जाता है, ये रास्ता इधर करके यहाँ पर कट करके ये भी रास्ता जाता है, ये भी रास्ता है, एक बीच वाला रास्ता है, तो किस तरफ से जाना है पूरा आपको ये आपका GIS आपको सिस्टम बता देता है। तो GIS GPS एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। संबंध, GIS को चलाने के लिए GPS एक आवश्यक इनपुट प्रदान करता है, यानी कि GPS जानकारी प्रदान करता है, उस जानकारी को लेता है कौन, GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जानकारी को ले लेता है, किससे, GPS से। GPS जानकारी लाता है और उसको ग्रहण करता है GIS, और GIS अपने हिसाब से उसको मैनेज करके गंतव्य तक पहुंचाता है। जबकि GIS GPS से प्राप्त कच्चे डेटा को सार्थक जानकारी और मानचित्रों में बदल देता है, जिससे हमारा प्रॉफिट होता है, हमारा लाभ होता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुवर्णक्रमीय स्कैनिंग, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनिंग क्या होती है। बहुवर्णक्रमीय स्कैनिंग क्या है। बहुवर्णक्रमीय स्कैनिंग सुदूर संवेदन की वह तकनीक होती है, सुदूर संवेदन में रिमोट सेंसिंग की एक तकनीक है, रिमोट सेंसिंग की एक तकनीक होती है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनिंग, जिसमें संवेदक यानी सेंसर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कई अलग अलग और कई संकीर्ण बैंडों में परावर्तित ऊर्जा को क्या करते हैं, एक साथ रिकॉर्ड करते हैं। प्रत्येक बैंड पृथ्वी की सतह की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये हो गया इसके बारे में जानकारी, जो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर होता है वो स्कैनिंग होती है। उदाहरण के रूप में जैसे लैंडसेट उपग्रह के सेंसर यानी दृश्य, जैसे नीला, हरा, लाल, निकट अवरक्त और मध्य अवरक्त क्षेत्रों के विभिन्न बैंडों में डेटा एकत्र करते हैं, जिससे वनस्पति, मिट्टी और पानी की पहचान करना संभव पाता है, कहाँ का वनस्पति कैसी है, कहाँ की मिट्टी कैसी है, और सब कुछ जानकारी हम प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है, सुदूर संवेदन में एनालॉग और डिजिटल उत्पादों में क्या अंतर है। सुदूर संवेदन में एनालॉग और डिजिटल उत्पादों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। देखिए, सुदूर संवेदन डेटा के आउटपुट दो रूपों में प्राप्त होते हैं। सुदूर संवेदन डेटा के आउटपुट कितने रूपों में, दो रूपों में प्राप्त होते हैं। पहला है आपका एनालॉग उत्पाद, यानी कि एनालॉग प्रोडक्ट्स। एनालॉग उत्पाद या एनालॉग प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये भौतिक रूप में होते हैं, जैसे कागज पर मुद्रित तस्वीरें यानी कि एरियल फोटोग्राफ्स, या फिल्म की पट्टी पर रिकॉर्ड की गई छवियां यानी फोटो। इनका विश्लेषण मुख्य रूप से दृश्य व्याख्या उपकरणों जैसे कि स्टीरियोस्कोप का उपयोग करके हम इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है।
एनालॉग उत्पाद वे उत्पाद होते हैं। क्लियर। डिजिटल उत्पाद क्या होते हैं? डिजिटल उत्पाद की अगर बात की जाए तो ये कंप्यूटर फाइल के रूप में होते हैं। डिजिटल उत्पाद जो या जहां प्रत्येक पिक्सल के लिए एक संख्यात्मक मान यानी डिजिटल नंबर जिसको डीएन कहते हैं वो होता है, जो रिकॉर्ड की गई ऊर्जा की तीव्रता को दर्शाता है। इनका विश्लेषण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी कि जीआईएस और इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं उसका उपयोग करके हम इसका विश्लेषण, इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, बुनियादी भौगोलिक तत्वों यानी बेसिक जियोग्राफिक एलिमेंट्स को परिभाषित कीजिए। जीआईएस में सभी भौगोलिक विशेषताओं को 3 बुनियादी ज्यामितीय तत्वों का उपयोग करके दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। पहला होता है पॉइंट्स के माध्यम से, बिंदु के माध्यम से। स्थानिक डेटा का सबसे सरल तत्व जिसका उपयोग उन वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है जो मानचित्र पर बहुत छोटी होती है। इसमें केवल स्थिति होती है, ना कि आयाम होता है। उदाहरण के रूप में एक ट्रैफिक लाइट हो गई, एक स्कूल का स्थान हो गया, ये सब एक बिंदु के माध्यम से हम बताने का प्रयास करते हैं। तो जीआईएस में एक बिंदु जो है पहला तत्व है। दूसरा तत्व होता है रेखाओं के माध्यम से, लाइन जिसको आर्क कहते हैं। बिंदुओं के क्रम से बनता है, कई बिंदुओं के क्रम से एक लाइन बन जाती है और उसका उपयोग उन वस्तुओं को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए किया जाता है जिनकी लंबाई तो होती है लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं होती है, इसकी मोटाई नहीं होती है। ठीक है। मोटाई या चौड़ाई नगण्य होती है, एक रेखा में होती है। ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे एक सड़क, सड़क की लंबाई को मापा जाता है, चौड़ाई को नहीं। एक नदी, एक रेलवे लाइन, इनकी लंबाई पर हम फोकस करते हैं, चौड़ाई पर। तो एक रेखा में होती है, इनकी भी जानकारी हमको एक रेखा में इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। एक बिंदु में किसी स्कूल को डिनोट करना हुआ, किसी फैक्ट्री को बताना हुआ, तो वो एक बिंदु की रेखा में आ जाएगा। और अगला होता है आपका तीसरा जो टाइप होता है इसका दर्शाने का, होता है बहुभुज यानी कि पॉलीगन। पॉलीगन यानी एरिया, एक बंद रेखा खंड जो एक क्षेत्र को दर्शाता है। इसका उपयोग उन वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसमें क्षेत्रफल और परिधि दोनों होते हैं। क्षेत्रफल जैसे कि किसी झील के बारे में आपको बता रहा हूं, तो झील कैसे होती है, इस तरीके की झील होती है। उसमें परिधि भी, परिधि माने क्या होता है, किनारे का जितना एरिया होता है इसी को परिधि कहा जाता है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि क्या होता है, ये पूरा एरिया, ये परिधि होती है। वृत्त की उसका परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है। 2πr वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। और इसका पूरा, इसका जो क्षेत्रफल है अंदर वाला जो पुताना जो सफेद सफेद आपको दिख रहा है पूरा, इसका क्षेत्रफल, ये इसी को क्षेत्रफल यानी लाल वाले को क्षेत्रफल और ब्लैक वाले को परिधि कहा जाता है। ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है। आर क्या होती है, त्रिज्या होती है इसकी, यानी कि एक रेखा जो होती है त्रिज्या। त्रिज्या कौन सी चीजें होती है, ये त्रिज्या होती है इसकी, ये ब्लैक वाली। ठीक है। ये त्रिज्या वृत्त की जो है, केंद्र से वृत्त के परिधि तक जाने वाली मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को आर कहते हैं, वाले त्रिज्या 4 है। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। इसका मान लेते हैं 14। पाई मतलब इसका कितना है, मान लेते हैं कि वो आर जो है कितना है, 4 है या 5 है, मान लेते 12 है, नहीं 4 मान लेते 4 ही, तो 4 चौको 16, यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 16 से इसको काटिए, जो आएगा वो हो जाएगा। ठीक है। इस तरह की चीजें होती है। तो परिधि जैसे झील हो गया, कोई वन क्षेत्र हो गया, तो इसका पूरा बहुभुज बनता है। वन क्षेत्र कैसे, इधर भी गया, इधर भी गया, इस तरीके से कई भुजाओं में बढ़ गया, चतुर्भुज में हो गया। ठीक है। या त्रिभुज बन जाता है, तो इस तरीके से होता है। देश की किसी सीमाएं नापनी हुई, तो ये सब चीजें होती हैं, हम एक बहुभुज के माध्यम से देखते हैं। तो बहुभुज हो गया, एक लाइन में हम सड़क या रेलवे लाइन या नदी को देखते हैं, और एक बिंदु में हम एक ट्रैफिक लाइट को, एक स्कूल का स्थान, एक हॉस्पिटल को, इन सभी को देखते हैं। तो जीआईएस में सभी भौगोलिक विशेषताओं को 3 बुनियादी ज्यामितीय तत्वों का उपयोग करके जानते हैं। बुनियादी भौगोलिक तत्वों में बेसिक जियोग्राफिक एलिमेंट्स में बिंदु, रेखा और एक बहुभुज आता है। ठीक है। पॉलीगन आता है। तो ये 3 चीजों के माध्यम से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला, खंड खा की अगर बात की है तो लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है, इनके शब्दों को आपको कम से कम पहले तो 250 में लिखना पड़ता था। अब चूंकि जब 3 घंटे की परीक्षा होती थी, अब क्या है, इसको घटा करके 150 शब्दों में कर दिया गया है, यानी कि 150 शब्दों में। ठीक है। या किसी किसी यूनिवर्सिटी में 200 शब्द आज भी इसको लिखने पड़ते हैं, तो उसमें संख्या प्रश्नों की कम होती है। 200 प्रश्न या 150 शब्दों में आपको लिखना होता है लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को। चलिए 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, सुदूर संवेदन की प्रक्रिया में वायुमंडलीय प्रभाव यानी कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स की व्याख्या कीजिए और उन्हें दूर करने के तरीके बताइए।
यानी सुदूर संवेदन में रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, वायुमंडलीय प्रभाव, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, यानी कि एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताया, एटमॉस्फेयर का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। लिखेंगे वायुमंडलीय प्रभाव की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे सुदूर संवेदन में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, इसको EMR कहते हैं, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ठीक है, सूर्य से लक्ष्य तक और फिर परावर्तित होकर के, सुदूर संवेदन में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा सूर्य से लक्ष्य तक और फिर परावर्तित होकर के संवेदक तक पहुंचने में वायुमंडल से होकर के गुजरती है। सूर्य से जो ऊष्मा आती है पृथ्वी से परावर्तित होती है, फिर परावर्तित होकर के फिर से सूर्य तक जाने का प्रयास करती है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो संपन्न होती हैं वो वायुमंडल में ही संपन्न होती हैं। इस पर एटमॉस्फेरिक प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। वायुमंडल में होता क्या क्या है, वायुमंडल में मौजूद जो गैसें होती हैं, खास करके जलवाष्प है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तमाम प्रकार के कण है, जैसे धूल धुआं ये सब है, इस ऊर्जा के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जिससे रिकॉर्ड किए गए डेटा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो जो गुणवत्ता डेटा की है वो प्रभावित होती है इनके सामने आने से, इनके बीच में पड़ने से। अवशोषण, वायुमंडलीय गैसें कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य जैसे कि ओजोन के द्वारा पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको वायुमंडलीय जो गैसें होती हैं, परतें होती हैं, वो अवशोषित कर लेती हैं। जैसे कि ओजोन लेयर जो होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अपने आप में समेट लेती है, जो कि पृथ्वी पर आ जाए तो बड़ा नुकसान होगा, तो उसको अवशोषित कर लेती हैं, जिससे सेंसर तक पहुंचने वाली ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, तो कुछ यहीं पर चीजें डिफॉल्ट में आ जाती हैं। तो वायुमंडल कभी कभी क्या करता है, चीजों को भंग, चूंकि इससे पराबैंगनी जो किरणें हैं जो पृथ्वी तक आए तो पृथ्वी पर नुकसान मनुष्यों को हो सकता है, लेकिन उससे फायदा किससे हो सकता है, टेक्नोलॉजी को फायदा हो सकता है, लेकिन फायदे से ज्यादा कहीं ज्यादा नुकसान है, इसीलिए इस चीज को नहीं उतना ज्यादा जो है किया जाता है। लेकिन आप देखते हैं तो ये क्या करता है, ये रोक लेती, ऊर्जा कम हो जाती है वहां से आने वाली। ठीक है, इसकी वजह से। इसी बात प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, वायुमंडलीय कण ऊर्जा को उसके मूल पथ से विचलित कर देते हैं, इससे छवि में मतलब धुंधलापन यानी हेज आ जाता है और चमक बढ़ जाती है, जिससे जमीन की सुविधाओं का जो है कंट्रास्ट कम हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो प्रकीर्णन से भी ऐसा होता है। प्रभाव को दूर करने के तरीके, जो वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है इसको, इस प्रभाव को, रिमोट सेंसिंग में जो प्रभाव पड़ता है इसको दूर करने के क्या तरीके। देखिए, वायुमंडलीय प्रभावों की वजह से डेटा में कभी कभी त्रुटि आ जाती है, कमियां आ जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, जिसे दूर करने के लिए वायुमंडलीय सुधार यानी एटमॉस्फेरिक करेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, डार्क पिक्सल सबस्ट्रक्शन, डार्क पिक्सल सबस्ट्रक्शन जो तकनीक है, यह एक साधारण विधि है जहां हम छवि यानी फोटो में सबसे गहरे पिक्सल के मान को वायुमंडलीय धुंध यानी हेज के कारण हुई चमक मान करके उस मान को पूरी छवि से घटा दिया जाता है, और इस तरीके से हम इस चीज को सुधार सकते हैं। मॉडल आधारित सुधार, मॉडल बेस्ड करेक्शन की बात की जाए तो यह अधिक परिष्कृत विधि है, जिसमें वायुमंडलीय स्थितियों जैसे कि आर्द्रता, जो वायुमंडल की नमी है वायु में, वायुमंडलीय दबाव, जो वायु का जो वजन है, उसके बारे में पहले से जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। उस जानकारी का उपयोग करके जटिल गणितीय मॉडल लागू करके और इस तरीके से हम उसमें नेगेटिव डाल सकते हैं, फिर हमारा जो प्रभाव है वायुमंडल का वो कम कर सकते हैं। उसके बारे में पहले जानकारी ले लेंगे और उसके हिसाब से अपने डेटा को हम मैनेज कर लेंगे। इसके अलावा उच्च वर्णक्रमीय संकल्प वाले सेंसर का उपयोग करेंगे हम। ठीक है, उच्च जो वर्णक्रमीय जो है संकल्प है, यानी कि हाई रेजोल्यूशन वाली चीजों का हम प्रयोग करेंगे। सेंसर को वायुमंडलीय संचरण खिड़कियों यानी एटमॉस्फेरिक ट्रांसमिशन विंडोज में डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जहां अवशोषण न्यूनतम हो जाता है। तो इसीलिए एक प्रकार से उसके लिए पूरी व्यवस्था करी जाती है कि ऐसा ना हो। ठीक है, आगे देखें। दूसरा 12वां प्रश्न आ चुका है, या लघुत्तरी का दूसरा, जीआईएस में डेटा स्रोत यानी डेटा सोर्सेस और उनके अंकीयकरण यानी कि डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया समझाइए। जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा स्रोत यानी डेटा कहां कहां से प्राप्त होता है, डेटा का स्रोत, डेटा जहां से प्राप्त होता है उसी को डेटा का स्रोत कहते हैं। तो कहां कहां से प्राप्त होता है उसको बताएं, और उनके अंकीकरण मतलब कि उसको हम अंक में कैसे डेटा को बदलते हैं उसकी प्रक्रिया समझाएं। जीआईएस में डेटा स्रोत समझे।
देखिए, जीआईएस को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक स्थानिक डेटा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग के द्वारा। हम जीआईएस में जो डेटा हमको मिलता है वो रिमोट सेंसिंग से हम डाटा प्राप्त करते हैं। ठीक है, किससे प्राप्त करते हैं? सुदूर संवेदन के द्वारा। उपग्रह, यानी जो उपग्रह इमेजिनरी है, यानी कि जो सैटेलाइट फोटोज हैं। उपग्रह माने होता है उपग्रह जो पृथ्वी के ऊपर जो सेट किए गए तमाम कैमरे, तमाम उपग्रह जो घूमते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले भी इसरो ने एक छोड़ा है कुछ। तो ऐसे क्या होता है कि वो घूमता रहता है पृथ्वी के चारों तरफ। एक होता है जो रुका रहता है, तो जो रुका रहता है पृथ्वी के उस पे, जो पृथ्वी के पर रुका रहता है, वो किसी एक स्थान विशेष के बारे में जानकारी देता है, और ये घूमता रहता है उसी के साथ साथ। जो मतलब जो घूमता है वो स्थान विशेष के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि वो पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी की जितनी गति है उसी गति से घूमता है। एक रुका रहता है जो पृथ्वी जैसे घूमती, तो जहां जहां पर पृथ्वी से घूमती, तो जो एरिया उसके अंडर में आ गया उसके बारे में जानकारी लेता रहता है। तो ये तमाम प्रकार के उपग्रह होते हैं जो फोटो वहां से खींच भी सकते हैं, सब कुछ जानकारी देते हैं। उपग्रह इमेजरी, हवाई फोटोग्राफ, यानी कि जो वायविक फोटो होता है ड्रोन वाला, यह रेस्टर डेटा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, तो रेस्टर डेटा जो होते हैं यहीं से प्राप्त होते हैं, रिमोट सेंसिंग के सुदूर संवेदन से। इसके अलावा जीपीएस सर्वेक्षण, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सर्वेइंग की बात की जाए तो जीपीएस रिसीवर का उपयोग करके सटीक बिंदु निर्देशांक, जैसे कि सरकारी भवनों का स्थान कहां पर है उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। उसको एकत्र करना हुआ पूरी जानकारी प्राप्त करते, कहां पर जाना है, कहां पर, जैसे पेपर वगैरह आपका होता है, आप जाते पेपर देने के लिए, तो आप जीपीएस का सहारा लेते हैं, आप गूगल मैप्स का सहारा लेते हैं, और वहां पर जाकर के आप जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। भौतिक मानचित्र और सारणियां, हार्ड कॉपी मैप्स एंड टेबल्स, मौजूदा मुद्रित मानचित्रों जैसे कि टोपोग्राफिक सीट और जनगणना डेटा की सारणियों का उपयोग करना, ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अच्छा, तो ये हो गया डेटा के स्रोत, कहां कहां से डेटा जब प्राप्त होते हैं, तो जीपीएस, जीआईएस, इन सभी से डेटा को प्राप्त करते हैं। अब है उसका अंकीकरण कैसे करते हैं, उसको अंक में कैसे हम बदलते हैं, उसकी प्रक्रिया। अंकीयकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एनालॉग डाटा को, जैसे कि कागज के मानचित्र को, कंप्यूटर पठनीय डिजिटल वेक्टर डेटा, यानी बिंदु में, रेखा में और बहुभुज में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसको हम कंप्यूटर में पढ़ सकें, जिसको एक अंक में उसको डिवाइड कर सके, ताकि उसको बाद में समझने में आसानी हो और कम समय में हम चीजों को समझ पाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, वो हम जो है उसका अंकीयकरण करते हैं। ठीक है, स्कैनिंग, अगली प्रक्रिया स्कैनिंग जो होती है, सबसे पहले कागज के मानचित्र को एक अच्छे या एक उच्च रेजोल्यूशन स्कैनर का उपयोग करके एक रेस्टर छवि, यानी कि इसको आप TIFF या फिर JPEG फाइल कहते हैं, ऐसे फोटो में स्कैन करके आप देखते हैं फोटो एकदम साफ कर लेते हैं। कभी कभी तमाम सारे PDF मेकर में होता है ऐसे कि फोटो खींच करके उसको एक साथ जोड़ सकते हैं, तो उसके साथ हम उसको बदल लेते हैं, मतलब कि JPEG वाले फाइल में बदल लेते हैं, ताकि वो एकदम साफ सुथरी दिखे। ज्यामितीय सुधार, यानी कि जो है जियो फॉर्नेसिंग, स्कैन की गई छवि को, यानी जो हमने सफाई है छवि यानी फोटो, उसको पृथ्वी की सतह पर उसके वास्तविक स्थान के अनुसार समायोजित किया जाता है कि पृथ्वी पर इसका स्थान कहाँ है, उसके हिसाब से उसको सेट करते हैं। इसके लिए मानचित्र पर ज्ञात निर्देशांकों जैसे अक्षांश और देशांतर का उपयोग करते हैं। अक्षांश देशांतर क्या है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ये रेखाएं होती है पृथ्वी की, ये वाली, इसी को अक्षांश रेखा कहते हैं, ये रेखा। और पृथ्वी पर जो दूसरी रेखा होती है, ये वाली रेखा लंबी लंबी, ये रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। दो रेखाएं आपको पृथ्वी पर दिखाई पड़ती होंगी, एक लंबी लंबी रेखा और एक बेड़ रेखा। तो जो पृथ्वी होती है उस पर दो रेखाएं होती है, लंबी रेखाएं होती है, लंबवत होती हैं, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। और जो ये रेड कलर की आपको दिख रही है इस तरीके से, वो रेखाएं जो है अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ऑन स्क्रीन अंकीकरण जो होता है वो क्या होता है। देखिए, संशोधित रास्टर छवि को यानी GIS सॉफ्टवेयर में पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड के रूप में लोड किया जाता है। उपयोगकर्ता तब माउस का उपयोग करके बिंदुओं, रेखाओं और बहुभुजों को स्क्रीन पर ट्रेस करता है, जिससे नई वेक्टर परतें बनती हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं किसी भी जानकारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। इन्हीं बिंदु, इन्हीं रेखा और इन्हीं बहुभुजों के माध्यम से हम GPS में भी आप देखते तमाम प्रकार की चीजें जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, कहाँ पर क्या है और किस तरीके का है। अगला आता है टोपोलॉजी, निर्माण। देखिए, इस चरण में सुनिश्चित किया जाता है कि सभी ज्यामितीय सुविधाएं सही स्थानिक संबंध रखती हैं, जैसे कि बहुभुज आपस में ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है।
आगे देखते 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भैया? प्रश्न उपग्रहों की विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और कक्षाओं यानी ऑर्बिट्स का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो कृत्रिम उपग्रह ऊपर घूमते हैं उनका प्लेटफॉर्म्स क्या है, कहां पर रुकते हैं, किस कक्षा में घूमते हैं, तो उसके बारे में बताएं। देखिए प्लेटफॉर्म्स उपग्रहों की अगर बात की जाए, कृत्रिम उपग्रह बेसिकली, देखिए सुदूर संवेदन में प्लेटफॉर्म वह माध्यम होता है रिमोट सेंसिंग में जिस पर संवेदक यानी सेंसर जो होते हैं उनको रखा जाता है। वही सेंसर जहां पर रख देते हैं उसी को प्लेटफॉर्म कहते हैं। वहीं से वो जानकारी देता रहता है। यह सेंसर को एक निश्चित ऊंचाई और गति प्रदान करता है, तो वहीं पर गति और ऊंचाई के साथ उसको रोक दिया जाता है या फिर उसको जो है गति के लिए करने के लिए बोल दिया जाता है। दूसरा होता है भू आधारित प्लेटफॉर्म, जैसे ऊंची मीनारें या क्रेन। ये अल्प दूरी की विशेष अध्ययन जैसे कि फसल की वर्णक्रमीय हस्ताक्षर के लिए उपयोग होते हैं। तो बड़ी बड़ी मीनारें, क्रेन, उस पर कोई सेट कर दिया गया तो वो कुछ एरिया के बारे में जानकारी दे देती है। ऐसा होता है अगला आपका हवाई प्लेटफॉर्म। हवाई प्लेटफॉर्म की बात की जैसे विमान, ड्रोन, ये विस्तृत विकिरण यानी कि हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजनरी के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन एक बड़े क्षेत्र को कवर नहीं कर पाते। ठीक है। अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म, स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, उपग्रह, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विशाल क्षेत्रों को नियमित रूप से कवर करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे लैंडसेट, IRS स्पॉट, ये सब होते हैं जो अंतरिक्ष पर आधारित होते हैं, जो एक विशेष या बड़े क्षेत्र के एरिया को एकदम से कवर करते हैं, वहां से फोटो या फिर जानकारी देते रहते हैं। ये होते हैं इसके जो है प्लेटफॉर्म जहां पर इनको रोका जाता है, और कक्षाएं जहां पर ये भ्रमण करते हैं वो होती है। कक्षाओं को समझते हैं क्या होती हैं। उपग्रह जिस पथ पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। जो मुख्य कक्षाएं दो होती हैं, पहली भू स्थिर कक्षा यानी कि जिसमें भूमि स्थिर के साथ साथ जो जुड़ा रहता है। ऊंचाई इसकी होती है लगभग में 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पर इसको इकट्ठा किया जाता है, उसको उपग्रह को रोका जाता है। विशेषता इसकी यह है कि इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के घूमने की गति से ही घूमता है। वहीं पर इसको सेट कर देते हैं, इकट्ठा वहीं पर सेट हो गया ऑर्बिट्स में, और वहीं पर 35,786 किलोमीटर ऊपर। और वो पृथ्वी जिस तरीके से घूमती है, पृथ्वी कैसे घूमती बेटा, जैसे मान लेते हैं पृथ्वी है तो पृथ्वी ऐसे फिर सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी इस तरीके से, मान लेते हैं पृथ्वी इस तरीके से घूमती है तो वो भी इसी के साथ साथ ऐसे ही घूर्णन करता है। जिस तरीके से पृथ्वी, इस तरीके से पृथ्वी ऐसे घूम रही है, देखिए पृथ्वी ऐसे तो घूमती है, ये पृथ्वी मान लेते घूम रही है, ठीक है। और उसी पृथ्वी के साथ साथ ये भी इतना ऊपर मान लेते सेट पृथ्वी के, ये भी इसी पृथ्वी के साथ ऐसे से घूम रहा है। जिस तरीके से पृथ्वी घूम रही है जितनी गति से, उतनी गति से उपग्रह जो होता है पूरे के पूरे इसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो जैसे से पृथ्वी यानी एक स्थान पर सेट है, वो यहीं पर इस इतना एरिया मान लेते पृथ्वी पर, इसी के एरिया पर ऊपर सेट कर देगा 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर सेट कर देगा मान लेते हैं। और जैसे से घूमेगा जिस गति से, उसी हिसाब से वो भी घूमेगा, यानी उस स्थान विशेष के बारे में जानकारी ये देता रहेगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ आप देखते तो ये चीज हो गई, इसलिए पृथ्वी के एक ही क्षेत्र के ऊपर स्थित प्रतीत होता है, लगता है कि पृथ्वी के एक ही क्षेत्र पर स्थित है, लेकिन वो भी पृथ्वी के साथ साथ गति करता है, लेकिन वो एक ही स्थान के बारे में जानकारी देता है। इसे कोई स्थिर मतलब की बोलते हैं। इसका उपयोग होता है मौसम पर निगरानी रखने के लिए और दूर संचार के लिए। हमको बातचीत करना हुआ, कहीं पर फोन मिलाना हुआ, तो इस प्रकार के जो उपग्रह होते हैं वो फोन मिलाने के लिए हम फोन करते हैं तो वो बता देता है कि भाई हाँ यहाँ पर फोन लगा है, तो पूरी जानकारी जो हम बातचीत करते हैं फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल करते हैं या फोन कॉल करते हैं, तो उनके माध्यम से, यही उपग्रह के माध्यम से होता है, जो ऐसे घूमते रहते हैं। एक होता है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, ठीक है। ऊंचाई इसकी होती है लगभग में 600 से लेकर के 1000 मीटर, सॉरी 1000 किलोमीटर, 600 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको सेट किया जाता है। विशेषता इसकी यह है कि उपग्रह हमेशा लगभग स्थानीय समय पर एक ही क्षेत्र के ऊपर से गुजरता है, जिससे सूर्य का कोण हर बार समान रहता है। तो सूर्य का कोण हर बार समान रहता है और स्थानीय समय पर एक ही क्षेत्र के ऊपर से ये गुजरता है उपग्रह। उपयोग इसका यह है कि पृथ्वी अवलोकन यानी कि रिमोट सेंसिंग, जहां समान सूर्य की रोशनी में डेटा की तुलना आवश्यक हो जाती है, तो वहां पर यह जानकारी देता रहता है। तो ये हो गया आपकी जो है तमाम प्रकार की जानकारी जो मैंने आपको बताई। आगे भी हम चर्चा करेंगे ठीक है अगले क्वेश्चंस की। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है GIS विश्लेषण में बफरिंग और ओवरप्ले विश्लेषण की महत्ता का उदाहरण सहित समझाइए। बफरिंग क्या होता है और ओवरप्ले क्या होता है, इसके विश्लेषण के बारे में बताएं। देखिए बफरिंग विश्लेषण, बफरिंग एनालिसिस,
बफरिंग एक समीपवर्ती यानी कि प्रोक्सिमिटी विश्लेषण है, जिसमें एक निर्दिष्ट भौगोलिक विशेषता यानी बिंदु, रेखा या बहुभुज कोई भी हो सकता है, 3 मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके चारों ओर एक निश्चित दूरी का क्षेत्र बफर जोन कहलाता है। जहां पर ये सेट किया जाता है कोई एरिया, उसी को बफर जोन कहते हैं। करते हुए पगड़ा जहां पर सेट है और पूरा एरिया में वो जो जानकारी लेता है उसी को बफर जोन कहा जाता है। महत्व इसका यह है कि यह पता लगाने में यह जो होता है बफरिंग जोन जो होता है, यह बफरिंग जोन के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है। यह यानी बफरिंग जोन यह पता लगाने का में मदद करता है कि कौन सी विशेषताएं किसी दिए गए क्षेत्र के कितने करीब हैं, या वे किसी संभावित खतरे वाले क्षेत्र में आ जाती हैं या नहीं आती हैं। इसके बारे में बताता है क्या कि दिया गया क्षेत्र जो है उसके क्षेत्र मतलब कि वो दिए गए क्षेत्र के कितने करीब है, ठीक है, कि कौन सी विशेषताएं किसी दिए गए क्षेत्र के कितने करीब हैं और वे किसी संभावित खतरे वाले क्षेत्र में आती हैं कि नहीं आती हैं, इसके बारे में जानकारी देता है। उदाहरण के लिए एक स्कूल से 100 मीटर का जो एरिया होता है उसके चारों गिर्द वो बफर जोन कहलाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस क्षेत्र में कोई खराब मतलब शराब की दुकान ना खोली जाए, तो इसी को बफर जोन कहते हैं। एक नदी के जो है कम से कम 5 किलोमीटर के दायरे में कोई जो है फैक्ट्री ना स्थापित की जाए तो 5 किलोमीटर का एरिया वो बफर जोन कहलाता है। तो ये होगा बफर जोन। ऐसे होता है ओवरप्ले विश्लेषण। ये क्या होता है बेटा? ओवरप्ले एनालिसिस। ओवरप्ले विश्लेषण में 2 या 2 से अधिक अलग अलग स्थानिक डेटा परतों को ज्यामितीय रूप से संयोजित किया जाता है ताकि उन्हें उनके साझा स्थानिक संबंधों के आधार पर एक नई जानकारी वाली परत बनाई जा सके, ठीक है। ये होता है क्या होता है ओवरप्ले विश्लेषण में 2 या 2 से अधिक अलग अलग स्थानिक डेटा, 2 या 2 से अधिक डाटा को स्थानिक डेटा परतों को ज्यामितीय रूप से संयोजित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है ताकि उनके साझा स्थानिक संबंधों के आधार पर यानी दोनों को मिला करके एक नई जानकारी वाली परत बनाई जा सके। तो इसके लिए दो परतों को मिला करके, ठीक है। महत्व इसका यह है कि यह उन जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करता है जिनमें कई मापदंड यानी कि जो है क्राइटेरिया शामिल होते हैं। उदाहरण के रूप में ढलान, स्लोप, परत को मिट्टी के प्रकार यानी सॉइल टाइप परत के साथ इंटरसेक्ट करके एक नई परत बनाना जो उन क्षेत्रों को दर्शाती है जहां ढलान जो है मध्यम है और मिट्टी उपजाऊ भी हो, जो आवास के लिए उपयुक्तता को दर्शाता है। तो इस तरीके से ये होता है कि ढलान, परत को मिट्टी के प्रकार दोनों के साथ मर्ज करके एक नए प्रकार की जो है व्यवस्था की जाए जिससे वो इन चीजों को दिखाती हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 नंबर प्रश्न, सुदूर संवेदन में वर्णक्रमीय हस्ताक्षर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की अवधारणा को समझाइए। देखिए वर्णक्रमीय हस्ताक्षर की अवधारणा की अगर बात की जाए तो वर्णक्रमीय हस्ताक्षर जो होता है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर एक विशिष्ट वस्तु या पदार्थ जैसे वनस्पति, जल या मिट्टी, इनके द्वारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की विभिन्न तरंग दैर्ध्यों पर वेवलेंथ पर परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड या उत्सर्जित यानी कि इमिटेड ऊर्जा की मात्रा का एक आलेखीय निरूपण यानी कि जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यह प्रत्येक वस्तु की अद्वितीय यानी कि इसके जैसा कोई नहीं होता उसकी पहचान करता जिसके समान कोई ना हो। ठीक वैसे ही करता जैसे मनुष्यों के फिंगरप्रिंट होते हैं कि उनके ऐसा कोई नहीं होता है, तो ऐसे चीजों को करना उसी को बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं सिग्नेचर। जैसे मनुष्य फिंगरप्रिंट होता है ऐसे ही सुदूर संवेदन में वर्णक्रमीय हस्ताक्षर होता है कि उसके जैसा कोई नहीं होता। महत्व इसका यह है कि वस्तु का पहचान, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का वर्णक्रमीय हस्ताक्षर अलग अलग होता है, जैसे एक मनुष्य का फिंगरप्रिंट हर एक मनुष्य का अलग अलग होता है, इसलिए सुदूर संवेदन में सेंसर के द्वारा रिकॉर्ड किए गए हस्ताक्षर की तुलना ज्ञात संदर्भ हस्ताक्षरों से करा करके छवि में मौजूद वस्तुओं जैसे कि गेहूं की फसल को धान की फसल से जो है इसकी पहचान की जा सकती है, ठीक है, की जाती है। तो इस तरीके से इसमें पहचान की जाती है। वनस्पति स्वास्थ्य, स्वस्थ वनस्पति दृश्य यानी लाल क्षेत्र में ऊर्जा को अवशोषित करती है और निकट अवरक्त यानी NIR क्षेत्र में दृढ़ता से परिवर्तित करती है। तनावग्रस्त या बीमार वनस्पति NIR में कम परावर्तन करती है। इस अंतर का उपयोग वनस्पति सूचकांक जैसे कि NDVI बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं खंड गा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया क्वेश्चन है। सुदूर संवेदन के प्रमुख तत्वों यानी एलिमेंट्स का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग की पूरी प्रक्रिया कुछ अनिवार्य तत्वों पर निर्भर करती है, जिसके बिना यह प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। तो अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? ये तत्व मिलकर के एक पूर्ण सुदूर संवेदन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हैं। ऊर्जा का स्रोत, सबसे पहला पॉइंट देखिए, सुदूर संवेदन प्रक्रिया की शुरुआत ऊर्जा स्रोत से होती है। अधिकांश निष्क्रिय सुदूर संवेदन प्रणालियों के लिए यह स्रोत सूर्य होता है, यानी जो निष्क्रिय ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनको सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी से ऊर्जा प्राप्त करके वो चलते हैं, और जब तक चलते जब तक सूर्य का रोशनी उनको मिलता रहता है, और वो तब बंद हो जाते हैं जब सूर्य का रोशनी उनको मिलना बंद हो जाता है, तो वो निष्क्रिय होते हैं। सूर्य ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा यानी कि ईएमआर कहते हैं। सक्रिय प्रणालियों में संवेदक स्वयं ऊर्जा यानी जैसे माइक्रोवेव उत्पन्न करता है, यानी कि जो सक्रिय संवेदक होते हैं, रडार लिडार हो गया, ये ऊर्जा स्वयं उत्पन्न करते हैं, और स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं 24 घंटा हमेशा चलते रहते हैं। जबकि ये जो होते हैं मतलब कि जो असक्रिय होते हैं, निष्क्रिय संवेदक होते हैं, वो सूर्य से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। वायुमंडल से संचरण और अंतःक्रिया, ठीक है। स्रोत से उत्सर्जित ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक पहुंचने और परावर्तित होकर के संवेदक तत्व लौटने के दौरान वायुमंडल से होकर के गुजरती है। इस दौरान वायुमंडल में मौजूद गैसों, धूल और जलवाष्प के कारण ऊर्जा का अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन और प्रकीर्णन होता है। यह अंतःक्रिया प्राप्त डेटा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, जिसके लिए बाद में सुधार यानी करेक्शन यानी आवश्यक होता है। ठीक है। लक्ष्य के साथ अंतःक्रिया, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद ईएमआर किसी भी लक्ष्य यानी कि टारगेट जैसे मिट्टी, पानी, वनस्पति या मानव निर्मित संरचनाओं से क्या करती है? टकराती है। लक्ष्य अपनी भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर ऊर्जा को 3 रूपों में बदलता है या बांटता है। एक होता है परावर्तन, एक होता है अवशोषण और एक होता है प्रेषण। परावर्तन की बात की जाए, रिफ्लेक्शन, ऊर्जा का वापस लौटना, यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ऊर्जा वापस लौटती है। अवशोषण, ऊर्जा का लक्ष्य के द्वारा ग्रहण कर लिया, यानी लक्ष्य के पास ऊर्जा गई और ऊर्जा को लक्ष्य ने यानी जहां पर भेजा था उसने ग्रहण कर लिया, उसको अवशोषण कहते हैं। तीसरा होता है प्रेषण, ट्रांसमिशन, ऊर्जा का लक्ष्य से होकर के गुजर जाना, यानी लक्ष्य में गई और लक्ष्य को पार करके बाहर निकल गई। ठीक है। एक जाती है और लौट आती है, एक जाती है वहां तक पहुंच जाती है, और एक जाती है उसको पार करके आगे भी निकल जाती है। तो 3 तरीके से जो है ये चीजें होती है। ठीक है। परावर्तन लौट आती है, अवशोषण उसमें मिल जाती है और प्रेषण उसको पार कर जाती है। ये क्या होती है बेटा? इन तीनों को क्या कहते हैं? ये 3 रूपों में जो है क्या होती है? लक्ष्य अपनी भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर ऊर्जा को 3 रूपों में बदलता है, तो ये 3 रूप ये है। प्रत्येक लक्ष्य एक अद्वितीय वर्णक्रमीय हस्ताक्षर, यानी कि जो प्रत्येक लक्ष्य होता है वो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर उसका अपना अलग होता है, जो उसकी पहचान का आधार बनता है। संवेदक के द्वारा ऊर्जा का अभिलेखन, ये भी जरूरी होता है। संवेदक यानी सेंसर वह उपकरण होता है जो प्लेटफॉर्म यानी उपग्रह विमान पर लगा होता है। यह लक्ष्य से परावर्तित यानी उत्सर्जित होने वाली ईएमआर को इकट्ठा करता है और इसे एक डिजिटल संख्यात्मक मान डिजिटल नंबर यानी डीएन के रूप में रिकॉर्ड करता है। जैसे कि जो विमान पर संवेदक लगे थे, सेंसर लगा होता है, वही सेंसर क्या करता है? वहां से जानकारी को इकट्ठा करता है। उपग्रह विमान पर जो लगा होता है सेंसर, वो सेंसर क्या करता है? वो ईएमआई विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से जानकारी को प्राप्त करता है और वो कंप्यूटर में उसको बिंदु के माध्यम से, रेखा के माध्यम से और बहुभुज के माध्यम से उसको प्रदर्शित करता है, अंकीय मान उसको प्रदर्शित करता है। डेटा का प्रसारण, अभिग्रहण और प्रसंस्करण। देखिए रिकॉर्ड किए गए डिजिटल डेटा को उपग्रह से पृथ्वी पर स्थित अभिग्रहण केंद्रों यानी ग्राउंड स्टेशन तक प्रसारित किया जाता है। यहाँ कच्चे डेटा को छवियों यानी इमेज में बदलने के लिए प्रारंभिक प्रसंस्करण यानी कि प्री प्रोसेसिंग किया जाता है, जिससे ज्यामितीय और वायुमंडलीय सुधार शामिल होता है। व्याख्या और विश्लेषण की बात की जाए तो संशोधित छवियों का उपयोग करके वांछित जानकारी निकाली जाती है, या तो दृश्य व्याख्या यानी विजुअल इंटरप्रिटेशन द्वारा या कंप्यूटर का उपयोग करके डिजिटल छवि प्रसंस्करण तकनीक के द्वारा किया जाता है। इसमें वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, परिवर्तन का पता लगना यानी कि चेंज डिटेक्शन और स्थानिक मॉडलिंग ये सब शामिल होता है। इसका अनुप्रयोग क्या है?
विश्लेषण से प्राप्त जानकारी को अंतिम उत्पाद जैसे कि मानचित्र, रिपोर्ट, सांख्यिकीय डाटा, ये सब हमको प्राप्त होता है रिमोट सेंसिंग से, उसके रूप में परिवर्तित किया जाता है उसको बाद में। इन उत्पादों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि में, वनिकी में, आपदा प्रबंधन में और शहरी नियोजन में निर्णय लेने के लिए किया जाता है, ताकि हम जान पाए कि भाई जंगल में आग लगी है तो उसको कैसे मिटाया जाए, कहीं बाढ़ आई तो उसके कितने क्षेत्र में प्रभावित हुआ है, कैसे उसकी मदद की जाए सबकी, ये सब चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, ये पूरी आपकी जानकारी हो गई, इसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी और भी लेक्चर जो होंगे बड़े लंबे क्लास हो जाएगी अगर मैं चर्चा करता रहूंगा। मिलेंगे बेटा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस समझ लेते हैं, चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।